नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन क्या करते हैं, राजस्थान अध्ययन का जो कक्षा 6 का पाठ्यक्रम चल रहा था अपन उसको तो चल ही रहा है, अभी उसमें थोड़े पाठ बचे हुए हैं और अपन आज राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान कक्षा 8 का जो पार्ट है उसको भी शुरू कर देते हैं। आज धीरे धीरे तीनों किताबें अपने को पूरी करनी है। आप राजस्थान बोर्ड से कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए ये पुस्तकें उपयोगी हैं। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पुस्तकें एक बेस बनाने के लिए बहुत ही अति आवश्यक हैं। आपका आधार मजबूत करेंगी ये किताबें। तो आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 का जो प्रथम पाठ है उसको क्रम से पूरा पाठ है अपन पूरे पढ़ेंगे इनमें। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आप सभी में को नमस्कार तो मैंने कर ही दिया है और मैं आपको अपना परिचय बता देता हूँ। मैं विक्रम सिंह शेखावत गवर्नमेंट स्कूल पाली में पोस्टेड हूँ, झुंझुनू का रहने वाला हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहें और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। और मैं 2012 से यहाँ पोस्टेड हूँ। तो आज अपन 18वीं सदी का राजस्थान पाठ है वो पढ़ेंगे। 18वीं सदी का राजस्थान, ये जो पाठ है ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। 18वीं सदी का जो राजस्थान है ये पाठ, इसमें देखिए बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। 18वीं सदी का राजस्थान, 1800 स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। ये पाठ भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन एवं पर्यटन, विकास योजनाएं, जनजागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास और ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन और राजस्थान में कला व संस्कृति। तो ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट है, सारे राजस्थान से संबंधित है। न्यू डाटा है, अब की बार ही चलाई है पुस्तक, पहले भी चलती थी लेकिन इस न्यू रूप में ये चल रही है। तो आप देखिए, अपन सबसे पहले 18वीं सदी का राजस्थान प्रथम पाठ देखते हैं। 18वीं सदी का मतलब क्या है? 1700 से 1800 की जो काल है, 17-18 यानी अब जब से 20-21 चल रहा है तो वो 21वीं सदी हुई। वैसे ही 17-18 के बीच का काल है वो 18वीं सदी हुआ। तो उसके समय जो राजस्थान में क्या परिवर्तन हुआ उस समय, तो आपको पता ही है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उसके पश्चात जो मराठा है वो शिवाजी के नेतृत्व में संगठित हुए थे और मराठा शक्ति हावी हो गई थी। तो मराठा है वो अपने राज्य का विस्तार करने की सोचते थे। तो उनका दक्षिणी भारत में तो वर्चस्व था, क्या हो गया, सॉरी, दक्षिण भारत में तो वर्चस्व था लेकिन वो उत्तरी भारत में भी अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे थे मराठा, इसीलिए वो उत्तर की तरफ भी फैलना चाह रहे थे। तो देखते हैं, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, औरंगजेब की मृत्यु अभी मैंने बताया आपको 1707 में हुई थी, कि मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा एमपी के जो अपने राजस्थान का जो एमपी से टच वाला भाग है वो मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। अब राजस्थानी जो शासक थे उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मराठा उत्तर की तरफ अग्रसर होने लग गए हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। सबसे पहले 1711 में कहाँ प्रवेश किया? मेवाड़ में प्रवेश किया। राजस्थान, ये आप यूँ देखोगे, इसका ऐसे बनाते हैं, ऐसे नॉर्मल सा जैसे, तो ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है यहाँ 1711 में इन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक, यानी संपूर्ण भारत में, अटक उस समय अफगानिस्तान का जो अटक है वहाँ से लेकर के हिंदुस्तान था पूरा, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिणी भारत के कटक तक
अपना ध्वज लहराने की लक्ष्य निर्धारित किया। ये इन्होंने क्या किया? लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। सबसे पहले मराठों ने कहाँ आक्रमण किया था? कोटा बूंदी पर 1726 में। ये पॉइंट है, इनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। खिराज क्या होता है? खिराज एक तरह का कृषि कर होता है, कृषि भूमि कर खिराज होता है। अब ये शब्द ऐसे आ रहे हैं इनमें, तो ये यूं के यूं टिक जाते हैं। खिराज क्या है और किस काल में खिराज प्रचलित था? राजस्थान में मराठों द्वारा कृषि भूमि पर लिया गया कर खिराज होता है, ठीक है। किसने चालू किया था, कब किया था, कहाँ किया था, ये बातें इसमें आप देख सकते हैं। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया। यानी उन्होंने शासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका हुरडा सम्मेलन। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1734 ईस्वी में हुआ था हुरडा सम्मेलन। सॉरी, हुरडा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी को 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, ये डेट याद रखनी है आपको। हुरडा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है हुरडा। एक सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसका अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर के भगत सिंह और कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में एक अहदनामा क्या होता है? यानी खाखा बनाते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड मान लो, इसको तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्ष यानी ये जब योजना बनाई गई थी 17 जुलाई में, आपको पता है जुलाई के महीने में राजस्थान में बारिश होती है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये बारिश के कारण ये मामला टाल दिया गया कि अपन 3 वर्षा ऋतु के पश्चात, इस 3 महीने के पश्चात अपन कहाँ एकत्रित होंगे? रामपुरा में एकत्रित होंगे। किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। यानी सभी का अपना एक स्वार्थ था उसमें, इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। ये एकता नहीं थी, इसीलिए वो मराठों से पराजित होते थे या उनका शासन खतरे में दिख रहा था उनको, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता, सवाई जयसिंह द्वितीय जो था, उसकी उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। अब ये पर्सन यूं का यूं लाइन उठा सकता है कि किस शासक की उदासीनता व असफलता के कारण, किस शासक की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता के कारण है वो हुरडा सम्मेलन असफल हुआ था? तो आमेर के सवाई जयसिंह। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अब ये भी क्वेश्चन यूं का यूं उठ सकता है, कौन सा? कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए किसको राजस्थान में भेजा? तो ये प्रश्न बन गया। अब ये इस आपको गाइडों में नहीं मिलेगा, ये आपको इन टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही बरस राजस्थान के दौरे पर आए। वह यहाँ से चौथ वसूली की। ये एक तरह का कर होता है, चौथ वसूलना। ये कैसा कर होता है? चौथ वसूली सुरक्षा कर होता है। कैसा कर होता है? सुरक्षा कर। मराठों द्वारा
राजस्थान के जो राज्य थे, राजपूत राज्य स्टेट थे, उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर है वो चौथ वसूली कर होता है। और ये किसने लिया था? पेशवा बाजीराव ने लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। इसके पश्चात मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में बढ़ने लग गया और फिर राजस्थान में कई उत्तराधिकार संघर्ष हुए। उत्तराधिकार मतलब एक राजा के खत्म होने के पश्चात उसके बाद में उसका शासक कौन बनेगा, उसके एवज में जो संघर्ष हुआ वो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं की भूमिका 1743 से 1750 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। सबसे पहले था जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। पहला जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष था, यह आपने पढ़ा भी होगा। जयपुर का जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, अब इसमें बहुत सारे नाम आएंगे। ये उत्तराधिकार संघर्ष हुआ किस किस के बीच में था? जयपुर वाला ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। अब ईश्वर सिंह और माधो सिंह किसकी संतान थे और क्यों हुआ था, वो अपन इस पैराग्राफ में देखते हैं। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कौर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में हुआ था। यानी मेवाड़ का था महाराणा अमर सिंह, और वो भी कौन सा? द्वितीय था। उसकी बेटी थी, उसका नाम था चंद्र कुंवर बाई। जब उसका सगाई किसके साथ में हुई? सवाई जयसिंह के साथ में हुई। सवाई जयसिंह के साथ में हुई। कब हुई? 1708 ईस्वी में हुई। और क्यों, किस बेस पे हुई? शर्तों के बेस पर हुई, शर्तों के आधार पर हुई। क्या शर्त थी? कि इस चंद्र कुंवर की जो संतान होगी वो ही आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा। मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। यानी सवाई जयसिंह की दूसरी रानी का जो बड़ा बेटा था ईश्वर सिंह, और चंद्र कुंवर का जो बेटा था वो माधो सिंह था। चंद्र कुंवर का तो माधो सिंह था और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था वो ईश्वर सिंह, ये दूसरी रानी का था। इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। इसमें इसने अपने महाराणा जो मामा थे जगत सिंह द्वितीय, उनका सहयोग लिया। किसने? माधो सिंह ने। मराठाओं का भी सहयोग लिया माधो सिंह ने। दूसरी बात, इसमें मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। माधो सिंह का पक्ष लिया मराठों ने। अब ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको, मराठों ने किसका पक्ष लिया? माधो सिंह का। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य दो युद्ध हुए थे, राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध। राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी, ये हरगोविंद नाटाणी, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। किसका सेनापति था ये? ईश्वर सिंह का सेनापति था। इसने क्या किया? धोखा किया ईश्वर सिंह के कार इस साथ, और उसकी हार हुई और ईश्वर सिंह को झरोखे से ऊपर से कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया था। तो ईश्वर सिंह की हार किस कारण से हुई? भाई माधो सिंह का साथ उसके मामा ने दिया, जगत सिंह द्वितीय ने, और मराठा जो राव सरदार होलकर था वो भी माधो सिंह के पक्ष में था। दूसरा, इसका जो सेनापति था ईश्वर सिंह का हरगोविंद नाटाणी, वो भी क्या था? धोखेबाज निकला। इसलिए ईश्वर सिंह की हार हुई, माधो सिंह उसके शासक बने, ईश्वर सिंह को झरोखे से कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। दूसरा हस्तक्षेप मराठों ने कहाँ किया? जोधपुर में। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष में। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब इसमें अगला आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 ऑप्शन दे देगा कि जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में हुआ? ईश्वर सिंह माधो सिंह के बीच में। दूसरा ऑप्शन दे देगा राम सिंह भगत सिंह के बीच में। तो आपको ये ध्यान में रखना कि जयपुर में ईश्वर सिंह और माधो सिंह थे, जोधपुर में राम सिंह और भगत सिंह के बीच में हुआ था। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए।
हाँ, इन्हें पता था कि मैं मराठे जिस तरफ होंगे उसकी जीत होगी, इसलिए दोनों ने ही इसका प्रयास किया। पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। मराठों में 3 तरह की शक्तियां थी, पेशवा थे, सिंधिया थे और होलकर थे। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। यानी विभाजन होगा तो वो तो अर्थतंत्र तो तहस नहस होगा ही, व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। अगला था मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। अब राजस्थान में 3 ही ठिकाने महत्वपूर्ण थे और तीनों में ही क्या किया, उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया। किसने? मराठों ने। 3 मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से, राज सिंह द्वितीय उस समय मेवाड़ के शासक थे, हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी 2 दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। तीनों ठिकानों के तीनों के दावेदार हैं 2-2, उनके नाम आपको ध्यान में रखना है। हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में हुआ था मेवाड़। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। तो इस तरह से इन्होंने, मराठों का ये हस्तक्षेप था राजनीति में। अब मराठों के पश्चात क्या हुआ, मराठों से तंग आकर के जो राजस्थानी शासक थे वो अंग्रेजों की तरफ अग्रसर हुए और अंग्रेज और इनके बीच में कुछ संधियां हुई, वो इस पाठ में आगे बताई गई है। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी। यानी राजपूत शासकों ने अंग्रेजों से 1817-18 में संधियां करनी शुरू कर दी। किससे? मुगल साम्राज्य का पतन होने के पश्चात और मराठों की अराजकता के कारण, मराठों की बढ़ती अराजकता के कारण। मराठे लूटते ज्यादा थे। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। अब ये प्रश्न यूं का यूं बन गया, सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य कौन सा है? भरतपुर राज्य। कब की थी? 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। 1818 ईस्वी तक सभी राज्यों ने, राजस्थान के जो राज्य थे उनमें सिर्फ सिरोही को छोड़ करके सभी ने कंपनी से अपने संरक्षण का संधि कर ली थी। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी थी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। यानी सिरोही से संधि करने में मारवाड़ का विरोध था और उसके कारण सिरोही से संधि नहीं हो सकी और फिर 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर। 1823 में किसके साथ में? सिरोही के साथ में भी संधि हो गई। संधियों के क्या परिणाम निकले? 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज, वही आपको पता है, कृषि भूमि पर लगाए जाने वाला कर, देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेष अधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। यानी 1857 की क्रांति का बीज बोआ जाने लगा। किस कारण से? वो अपन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो अगला पाठ है उसमें पढ़ेंगे। और अंग्रेजों ने भी फिर अपनी मनमाजी करने लगे। वो क्या किया उन्होंने? स्वदेशी व्यापार को, उद्योगों को, हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने लगा, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। देखो, आप
उस समय क्या था, जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो धर्म से बंधी हुई थी और अंग्रेजों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। तो वो ही आगे चल करके, और बहुत से कारण थे, उनके कारण 1800 स्वतंत्रता संग्राम का बीज पनपने लगा। अब इस पाठ में तीन प्रकार के शब्द नाम आइए, ये यूं के यूं हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। अहदनामा क्या होता है, इकरारनामा, समझौता पर पत्र। चौथ क्या होती है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। और खिराज क्या होता है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो ये पाठ था, और इसके जो पीपीटी प्रश्नोत्तरों हैं अवसाद रूप में, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे पहले पाठ के। तो आपको वीडियो, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, पसंद आया होगा, और मैं और अच्छे तरीके से आगे के पाठ आपको कराऊंगा। पूरे के पूरे एक एक लाइनों में आपको बताया जा रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखो, मैं भी जब देखता था, मैं पढ़ाई करता था, देखना पड़ता है कि मीडिया पर क्या हो रहा है, जो लग चुके हैं, जो सफल हो चुके हैं, उनके अनुभव कैसे हैं। तो अपने ये सब चीज़ें देखते तो हैं ही सोशल मीडिया पर, और उनसे अपने को फ़ायदा भी होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा टाइम इस पे दो, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम देना है आपको। जो नई बात आपको मिले वो इस पे देनी है, बाकी आपको अपना जो पढ़ाई है वो अपने हिसाब से करनी है। ये नहीं है कि आप पूरे दिन इन्हीं पे लगे रहो। तो आप इनके ऊपर हैं। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसको और क्या कमी रह गई, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।